जो शख्सियत हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है वो उस शख्सियत से बेहतर दुनिया का कोई डॉक्टर आपको थैलीसीमिया पे लेक्चर नहीं दे सकता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आपने मुकम्मल सुनना है। मैंने एक काशिफ की तकलीफ दमूद देखी, उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से 2 से 3 करोड़ लोग माइनर हैं। हम माँ बाप अपनी औलाद को ये इतना बड़ा मर्ज मुंतकिल करते हैं। सबसे ज्यादा थैलेसीमिया माइनर के लोग बलूचों में थे, क्योंकि उसमें कजन मैरिजेस बहुत ज्यादा करते हैं। पूरे नवाबशाह में 2300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने टेस्ट नहीं कराया, इनको पता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आपकी बात स्पेशल पॉडकास्ट प्रोग्राम। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी बहुत ख़ास मेहमान है हमारे साथ और टॉपिक भी बड़ा ख़ास है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ ऐसा आपको सुनने को, सीखने को, समझने को इंशाल्लाह मिलेगा जो हमारी नस्लों की हिफाजत का ज़ामिन होगा। मैं बिला ताख़ीर तारुफ़ करवाऊँगा जनाब मोहम्मद इकबाल साहब का, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के डायरेक्टर हैं। उनसे हमने थैलेसीमिया के हवाले से बहुत कुछ चीज़ें सुननी हैं और समझनी हैं, और एज ए सोसाइटी वो गफलतें जिनका शिकार होकर हम या हमारी नस्लें जो वो थैलेसीमिया का शिकार हो रही हैं, तो इंशाल्लाह इस आगाही के नतीजे में हम अल्लाह ताला के फजल व करम से उनसे बच जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह के सलाम, शुक्र मेरे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहले हमारा इरादा था 8 मई को आपके साथ करने का, बिकॉज के उस दिन मैं कश्मीर गया हुआ था। अच्छा, सही है। तो क्या वहाँ भी कोई सेंटर और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ कश्मीर में आगाही का? असल में जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें आगाही ना होने की वजह से बहुत बड़ी परेशानी में हम बहुत रास्ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कश्मीर में कभी इस टाइप का प्रोग्राम हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया। थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ भी है। अच्छा। और काफ़ी बड़ी तादाद में है वहाँ बच्चे थैलेसीमिया मेजर के जो परेशान रहते हैं ब्लड के सिलसिले में रात दिन, और एक एक घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो मैं वहीं था। अच्छा, 8 मई को मैं यहाँ बहुत प्रोग्राम ज़रूर थे, मगर पाकिस्तान दुनिया हमारे लिए तो कहीं भी बच्चा पैदा हो, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कश्मीर में, हमारे लिए काशिफ है वो, क्योंकि मैं एक तकलीफ भुगत चुका हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो काशिफ का नाम आ गया है, जो स्टोरी है, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि आप शुरू ही से तो ज़ाहिर है इसमें नहीं था ना, इस फील्ड में, तो शुरू से क्या एजुकेशन थी, क्या पढ़ा, क्या मसरूफियत रही? ये आपका जो सवाल है ना, वास्तव में मैं कभी कभी मैं डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ कि देखिए जी, आज सारे डॉक्टर प्रोफेसर बैठे हुए हैं ऑडिटोरियम में और मैं अंगूठा छापूँ, तो बड़े हैरान होते हैं। तो मैंने कहा मैं कभी कभी फ्रांस भी जाता हूँ, लंदन भी जाता हूँ लेक्चर के लिए, दूसरी दुनिया में इटली ज़्यादा रहता हूँ। तो मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों का चुनाव करता है जी। दुनिया में किससे क्या काम लेना है और अब जानता है ना वो। तो मैंने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं आज पूरी दुनिया का इतना बड़ा काम कर रहा हूँगा। बस एक वक्त निकल गया, ऐसे 25 साल हो गए काशिफ की डेथ को, वो मेरे लिए कल का दिन है। तो रब ताला अपने बंदों को चुनता है, उसने काशिफ को भी अल्लाह ने वसीला बनाया और मुझे भी अल्लाह ने वसीला बना दिया। आज मैं आपके सामने बैठ के वो बात करने जा रहा हूँ कि जो जिसकी ज़रूरत है पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को। तो मैं थैंक यू पहले आपका इसलिए करूँगा कि इसको लिए बहुत सारे लोग कम इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। यार मसला बहुत बड़ा है। बिल्कुल, कैंसर और एड्स और हेपेटाइटिस बी से भी ज़्यादा बड़ा मसला है थैलेसीमिया का, मगर लोगों को नहीं पता। हम इसको डिस्कस करेंगे जी, इंशाल्लाह करेंगे जी। जज़ाकल्लाह खैर। ये सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा ना कि काशिफ से पहले आपकी क्या मसरूफियत है? थोड़ा देखिए, मैं पैदा हुआ भान सैदाबाद दादू डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, एक गांव के अंदर। सही, ठीक है। और मेरे वालिदैन का ताल्लुक अजमेर शरीफ से था, राजस्थान से, मगर पाकिस्तान बनने से पहले ही आ गए थे। अच्छा, मैं दादू से मैंने तालीम वहीं पे मैंने मुकम्मल की थी। फिर मैं पाकिस्तान स्टील मिल में, ये समझे कि 1976 में पाकिस्तान स्टील मिल में एक छोटे से एक सुपरवाइज़र की ऐसे अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर 25 साल मैंने जॉब की उधर ही स्टील मिल के अंदर। जब मैं था तो मेरी शादी हुई और बच्चे मेरे हुए, वहीं से एक स्टार्ट लिया था पाकिस्तान स्टील मिल से। सही। और आज डिफरेंट काम। बिल्कुल, स्टील मिल में तो ज़ाहिर है आप जिस तरह आपने कहा छोटे सुपरवाइज़र आप थे, या फिर एक डायरेक्टर बन गया, फिर मतलब
फिर एक काशिफ इकबाल की स्टोरी शुरू होती है। काशिफ ये कब आपको किस सन में हुआ काशिफ इकबाल को थैलेसीमिया? लेकिन मैं इसमें अक्सर ये इसलिए बताता हूँ, ये हिस्ट्री नहीं है, ये लोगों के लिए आगाही का प्रोग्राम है। शायद किसी की मेरी बात से किसी की ज़िंदगी ऐसे ही मंजानी बल्ला, बिल्कुल है ना। तो काशिफ 1980 में पैदा हुआ जब मैं 22 साल का था। सही 22 साल का टाइम मतलब ये घूमने फिरने खाने पीने का लड़कपन होता है। शादी हुई और बिल्कुल 1 साल एक बेटी थी मेरी किशोर इकबाल, वो काशिफ से बड़ी थी, उसकी भी डेथ हो गई थी। मगर वो थैलेसीमिया में डेथ नहीं हुई थी, उसको 4-5 साल की थी, स्कूल से आई गर्मी की वजह से लगी, उसको डेथ हो गई। फिर काशिफ पैदा हुआ 1980 में। ये पैदाइश के 2-3 महीने बाद काशिफ के जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया, पीला पड़ गया, पड़ता रहा। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई इसका हीमोग्लोबिन 13-14 होना चाहिए, इसका हीमोग्लोबिन 4 है, इसको ब्लड लगा लें। ठीक है। तो पहली बोतल इसको 1981 में इसको ब्लड लगा। उसके ब्लड लगने के वो ठीक हो गया, 1-2 महीने गुजरे, उसके बाद 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन होगी, ब्लड ख़त्म होना शुरू हुआ। फिर डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई इसका फिर हीमोग्लोबिन 3-4 है, ब्लड लगा लें। फिर इसको ब्लड लगा 2 महीने 2.5 महीने बाद। अब वो जो तीसरी मरतबा चौथी मरतबा हर 2-2.5 महीने में उसको ब्लड लगा था, हमें तशवीश हुई, अल्लाह ये माजरा क्या है जी, ब्लड ख़त्म हो रहा है। फिर एक बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया, प्रोफेसर साहब गफ़ार बिल्लू साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, आज भी हयात हैं। उनका उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये इसको कंटिन्यू 4-5 दफ़ा ब्लड लगा हर 2 महीने में, ये क्या माजरा है ये। डॉक्टर साहब ने कहा आप दोनों मियाँ बीवी क्या कज़न है? मैंने कहा ये मेरी फूफी साथ है। कहने लगा अच्छा। फिर मुझे वही डर था कि हो सकता है कि आप दोनों मियाँ बीवी माइनर हैं, माइनर आपने शादी कर ली और हो सकता है कि ये मेजर का बच्चा हो, अल्लाह न करे ऐसा हो, मगर ये टेस्ट करा लें पहले आप। सही। हम दोनों मियाँ बीवी का टेस्ट हो गया, रिपोर्ट आई 1 हफ्ते बाद, डॉक्टर साहब को फिर दिखाया। उन्होंने रिपोर्ट देख के कहने लगे कि इकबाल साहब आप थैलेसीमिया माइनर हैं, आपकी मिसेज भी थैलेसीमिया माइनर खुद की बीमारी नहीं है, मगर 2 माइनर मियाँ बीवी होते हैं तो वो अपने औलाद को एक बीमारी शिफ्ट करते हैं विरासत में। वो कहने लगे आप दोनों मियाँ बीवी माइनर थे, आपने शादी की और आपका बेटा हुआ थैलेसीमिया मेजर का। थैलेसीमिया मेजर का मतलब यह है कि इस बच्चे के जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई कुदरती। अब वो डॉक्टर साहब हमें कह रहे हैं कि जब तक आप माँ बाप जिंदा हो, जब तक ये बच्चा जिंदा है, इसको मुसलसल खून लगेगा। अभी तो 2 महीने में लग रहा है, फिर महीने में लगेगा, 20 दिन में भी लग सकता है। तो आप उसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं, ना मुल्ला मौलवी के पास है, ना हकीम के पास है, ना होम्योपैथी के पास है, ना अमेरिका में, ना लंदन। ब्लड लगाएंगे बस आप, मशीन ही नहीं है, मशीन ही नहीं। तो हमारे पे तो बम फूट गया यार, ये कौन सी बीमारी। अब बड़ा होता जाएगा, ब्लड भी लगता जाएगा। खैर वक्त गुजरता रहा और माँ बाप क्या नहीं कोशिश करते हैं साथ के लिए, इधर भाग रहे हैं। किसी ने कहा वो मज़ार पे वहाँ चले जाओ, बाबा जी आते हैं ख्वाब में और ऑपरेशन करते हैं। किसी ने कहा जी उगी चले जाओ, वहाँ पे फूंक मारने वाले बाबा जी हैं। अच्छा जी वहाँ उगी भी ले गए, एबटाबाद भी ले गए, सेवन शरीफ भी चले गए। माँ बाप कोशिश करते हैं औलाद के लिए। बिल्कुल। वो हकीम बहुत अच्छा है, वो मुल्ला मौलवी बड़ा अच्छा है, फूंके मारता, मतलब बहुत गुजरता रहा, काशी बड़ा होता रहा, ब्लड लगता रहा, स्कूल जाने लग गया। ये बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, बीमार बिस्तर पे नहीं पड़े रहते हैं, ब्लड लग गया सही हो गया। जैसे शुगर वाले को इंसुलिन लगा रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब वो काशी स्कूल जाने लगा, पहली दूसरी तीसरी 5वीं 6ठी तक पहुंच गया। अब इसको महीने में तकरीबन 2 बोतल ब्लड लगता था, हर 15 दिन में। हर 15 दिन में ब्लड लगना शुरू हो गया। सही। बड़े ज़हीन होते हैं ये बच्चे, बेइंतहा ज़हीन होते हैं। काशिफ 9th क्लास में पहुंच गया, 9th क्लास में पहुंच गया। वहाँ पर इसके बोर्ड के 1-2 पेपर चल रहे थे 9th के, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वहीं से एम्बुलेंस में इसको हॉस्पिटल दाखिल करने, वहीं से ले गए हम, मतलब हमें इतला मिली कि तबीयत ख़राब है, वहाँ से वहाँ पहुँचाया। एक मकामी हॉस्पिटल में दाखिल किया हुआ था हमने। 2-3 दिन गुजर गए, तबीयत ही नहीं संभल रही थी, बिगड़ती जा रही थी। 5-6 दिन हो गए, लगता था ये सांस आखिरी है, अब मर जाएगा, ये सांस आखिरी है, अब मर जाएगा, मतलब इस पोजीशन में थी। अब काशी 14 साल का हो रहा है। एक दिन अस्पताल के बाहर असर का टाइम था, मैं नमाज की जगह बनी हुई थी, वहाँ नमाज पढ़ रहा था। फिर कभी कभी हम एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर। हाँ, चाहे माँ बाप हो चाहे औलाद हो, हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले, ये तकलीफ में, हम तो ये नहीं लगी लिफ्ट नहीं, बस सीधी सी। अब मैं शायद दुआ कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैं हो सकता रो रहा था,
जब मैं दुआ ख़त्म करके नमाज़ पढ़ के अस्पताल के अंदर आया तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे पर अस्पताल की खड़ी मिली। कहने की एक बार से मैं बाहर से आ रही थी, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे और सिजदे में भी जा रहे थे, फिर दुआ कर रहे थे अल्लाह से। जो फुटपाथ पे लोग जा रहे थे वो भी दुआ कर रहे थे, अल्लाह इसके बच्चे को ठीक कर दे। मुझे तो अपना नहीं होगा होश, में डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहा था, राब्ता दुआ कर रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज ये 14 साल का हो गया, 8-10 दिन से ये इस पोजीशन में है कि इसकी ना मौत आ रही है ना इसकी ज़िंदगी आ रही सही से, तकलीफ ही तकलीफ है कि वो सांस ले रहा है और जब हम सोचते हैं ये मर जाएगा। कहीं दुनिया में तो इलाज होगा ना, कुरान में भी इशारा है, इस हदीसों में बताया गया हर बीमारी का या किसी न किसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, मेडिसिन या दवा या इलाज है। तो इसका इलाज क्यों नहीं है आखिर? अब तो ये 94 चल रहा है ये। तो कहने लगे नहीं अब देर हो गई है बहुत। डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने कहा देर से क्या मतलब, कोई ट्रीटमेंट निकला? कहने लगे एक ट्रीटमेंट निकला है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ये होता है इस वक्त सिर्फ इटली में या लंदन में हो रहा है, इस पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा। तो मैंने कहा किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया, शायद मैं ले जाता, एक छोटा सा ऑफिसर ज़रूर हूँ मैं स्टील मिल में, मगर मैं इसको ले जा सकता था। कहने लगे नहीं ले जा सकते थे आप, क्या करते हैं? मैंने कहा मैं क्या ऑफिसर हूँ, मतलब मैं केमिकल प्लांट है मेरा वहाँ पे, उस पर मैं काम वर्क करता हूँ, एक शिफ्ट इंचार्ज हूँ। कहने लगे कि अच्छा नहीं आप नहीं कर सकते, आपकी कोई आमदनी है ऊपर की? कुछ उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं ऊपर की आमदनी नहीं, मगर ऊपर वाले से मेरा रिश्ता बड़ा अच्छा है। कहने लगे फिर ऊपर वाले से आप कम से कम 40 से 50 लाख रुपया मांग लें। ये 94 डॉलर 27 रुपये का था। अब 40-50 लाख बड़ा अमाउंट था बहुत। खैर अल्लाह ने काशिफ की तबीयत बेहतर कर दी, घर आ गया। अब मुझे जद्दोजहद लग गई कि यार मैं कुछ करूँ, इसके बाहर ले जाना, लेके जाऊँगा। स्टील मिल के चेयरमैन से मिला, इनसे मिला। आपको पता ही है किसी ब्यूरोक्रेट या चेयरमैन से आराम से नहीं मिल सकते, किसी डिप्टी कमिश्नर से नहीं मिल सकते। बड़ा मुश्किल से मुलाकात हुई। मैंने कहा मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट का है, लंदन में होगा रॉयल फ्री हॉस्पिटल में या पिज़ारो इटली में, और 70 लाख का खर्चा आ रहा है। चेयरमैन ने कहा उठो, मैं सामने बैठा हुआ था, उठो चलें। ये तो इतने पैसे तो किसी मिनिस्टर के बच्चे को नहीं मिल सकते, 70 लाख आप ऐसे आ गए। मैंने कहा सर ये मिनिस्टर का बच्चा नहीं, मुझे लफ्ज़ याद है, और ये मेरा बेटा ही है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसकी ज़िंदगी बचानी है। भाग जा, नहीं हो सकता। मैं आ गया। फिर अब मैं कहा यार अल्लाह 70 लाख रुपये जमा करना, 50-60-70 लाख। फिर एक दिन मैं मेरी रात की ड्यूटी थी, मेरे साथ परेशान था, काशिफ की तबीयत कभी संभलती थी कभी ठीक हो जाती थी। तो मेरे पास एक ऑपरेटर थे अमीन तनोली, मर गया अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसने कहने लगा सर हम लोग 70 लाख चाहिए, हम स्टील मिल के 22,000 एम्प्लॉइज़ हैं। वो मशवरा दे रहा है मेरे पास जो ऑपरेटर था। कहना सर हर एम्प्लॉइज ने अगर 100 रुपये दिया ना, हमारे पास 22-23 लाख तो वैसे ही जमा हो जाएंगे। फिर हम स्टील मिल से कहेंगे यार इतने पैसे हमने किए, अब आप कुछ करें। खैर एक कोशिश की और चेयरमैन ने इजाज़त दे दी। जो बंदा आपने चाहा कि मैं 200 रुपये देना चाहता हूँ, लिख देंगे, पर्सनल नंबर लिख दिया, हाँ 200 कट के मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, हो गया सही। अब 22,000 एम्प्लॉइज़ तक पहुँचना, स्टील मिल छोटा तो नहीं है, 40 मुरबा किलोमीटर में स्टील मिल है, इस्लामाबाद में भी है, बलूचिस्तान में भी, इसकी ठट्टा में भी। तो फिर कोशिश की, बहरहाल एक पहले पोजीशन में पहले महीने में 6-6.5 लाख जमा भी हो गए। अब 6.5 लाख के बाद तो मामला आता गया, लोग भी सुस्त हो गए, हम भी नहीं पहुंच पा रहे थे लोगों तक। हमें तो 70 लाख चाहिए था ना, 6.5 लाख नहीं चाहिए था। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे गया, मैंने एक जनरल मैनेजर से कहा मेरी एक अपील कर दें सर, मेरा बेटा बीमार है, एक बेटा मेरा, ये इसकी ज़िंदगी के लिए 60 लाख चाहिए। उसने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, ये ले। मुझे उन्होंने 500 रुपये दे दिए। मैंने कहा सर ये 500 से बड़ी मेहरबानी, मगर मुझे 70 लाख चाहिए मुझे, जिसमें से 6 लाख जमा हो गए। फिर कहने लगे अच्छा ऐसा कहने, एक गज़ाला यास्मीन खातून पियारो थी वहाँ पे, पाकिस्तान की पहली TV अनाउंसर थी, उन्होंने मोइन अख्तर का मुझे एड्रेस दिया, अब उनसे मिलने, वो आपके साथ मदद करेंगे। अब मोइन अख्तर आपको पता है हर आदमी तो नहीं मिल सकता था, मगर कोई तरीके से भी बहरहाल में मिल लिया। मोइन अख्तर ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। 1.5 साल भागा है 90 लाख जमा करने की। ये प्रोग्राम ज़ाहिर बात है वो तो यही करेगा ना, फंक्शन करेगा या ये करेगा, जो उसकी फील्ड थी, मगर पैसे जमा होने के नाम ही ना लें। स्कूलों से मुहिम चली हुई थी, मदरसों से मुहिम चली हुई थी, 90 लाख। उसमें मीडिया तो था ही नहीं, एक PTV था खाली, या अखबारात में उसकी खबरें आती थी,
या मोइन अख्तर के हवाले से कोई खबर आ गई, मोइन अख्तर ने अपील की काशिफ की ज़िंदगी बचाओ। बहरहाल एक कोशिश थी। कभी कभी मोइन अख्तर नंगे पाँव चल पड़ता था। मैं कहता मोइन भाई चप्पल तो पहन लो यार। अबे यार छोड़, बंदे ने 1.5 लाख देना, निकल जाएगा, छोड़ चप्पल वप्पल को। मतलब वो इस किस्म की शख्सियत था वो। खैर मैं 95 में इसको ले जाने में कामयाब हुआ। उम्र में नहीं किया। पहले मेरी 2 बेटियां थीं, मरियम शुमाइला और मेरी मिसेस थी काशिफ, और हम 5 आदमी का काफिला यहाँ से निकला। मेरे पूरी दुनिया के वीज़े लगे हुए थे, अमेरिका जाऊँ, लंदन जाऊँ। एक बड़ी तकलीफ था हिस्ट्री की, मगर काम हो गया, अल्लाह ने कराया। मैंने उम्रा किया तो उम्रे पे एक साहब मिल गए थे। अल्लाह मदद करता है ना। जहाँ पे मक्के में अमीर खुसरो नाम से बंगाली थे। पूछ लेते हैं यार कहाँ से आए हैं आप? मैंने कहा पाकिस्तान से। अच्छा ओ मदीने हो या? मैंने कहा नहीं, अब मैं मदीने जाऊँगा, वहाँ से मैं इटली जाऊँगा। पहले मुझे इटली जाना था क्योंकि वहाँ 40 लाख का खर्चा होता, लंदन में 70 लाख का था। बड़ा मरकज़ इटली में था इसका ट्रांसप्लांट का। सही। मैंने उससे कहा मैं वहाँ जाऊँगा तो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट क्या है मेरा, अगर वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ इटली में तो फिर मैं लंदन जाऊँगा। उसने कहा अच्छा अगर लंदन जाएंगे तो मेरा भाई मुजीबुर रहमान वहाँ होते हैं लंदन में। उसने इधर से पर्चा तलाश की, एक पे लिख के दी टेलीफोन नंबर मुजीब भाई का। ये अल्लाह ने वहाँ मेरी एक मदद की। फिर मैं इटली गया, पहुँचा। वहाँ से इटली पहुँचा तो वहाँ तो ना इंग्लिश बोली जाती है इटली में, ना उर्दू ना पंजाबी। वहाँ तो अपनी इटालियन ज़ुबान थी, मगर अल्लाह ने मेरी मदद की वहाँ पे भी। एक खातून सुजानो मिली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया। वो पार्लियामेंट की, पता बाद में पता रहा पार्लियामेंट की मेंबर भी हैं, और मेरे साथ इस तरह भाग रही हैं, कहीं से अंडे लेकर आ रही हैं, कहीं से भिंडी लेकर आ रही हैं, क्योंकि एज ए मुसलमान में कोई चीज़ खा भी नहीं रहता हम लोग। यार हराम ना हो, आराम ना हो इटली में। हमारे दिमाग में तो फिट था यार पानी भी आराम ना हो, ये दिमाग में। खैर वो वहाँ से 1-2 महीना हमें लगा। 1-1.5 महीने बाद डॉक्टरों ने कहा इसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान वापस ले जाओ। मैं इतनी मुश्किल से आया हूँ, क्यों पाकिस्तान ले जाओ? हाँ, मैं खर्चा भी कर रहा हूँ। अच्छा मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। 70 लाख का ट्रीटमेंट और टोटल 11 लाख मेरे पास थे टोटल। ये फिर और अलग कहानी हो जाती है। खैर डॉक्टरों ने कहा कि ट्रांसप्लांट ना करने की वजह यह है कि इसके साथ जो ब्लड, अब इसको ब्लड लगता था 2 से 3 बोतल ब्लड लगता था। ब्लड के साथ जो बीमारियाँ आती हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV वगैरह, मगर उनको तो बीमारियों को तो छोड़ें, इसके साथ जो हमारी बॉडी में आयरन होता है वो ब्लड के साथ आता था। अक्सर डॉक्टर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कहते हैं आयरन की कमी है, फीफोल खाओ, सेरेब्रिक्सी खाओ, आयरन बढ़ाओ, बेहतर करो। हमें भी कहते हैं डॉक्टर का आयरन का, अगर आयरन की कमी है तो ब्लड की। तो डॉक्टर साहब कहने लगे वाकई यार इसके बॉडी में जो आयरन आता था ब्लड के साथ, वो इसकी बॉडी में ओवरलोड होता रहा, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला। 2 बोतल लग गई ब्लड, 1 हफ्ते बाद ख़त्म, 10 दिन के बाद आयरन बॉडी में रह गया, ब्लड के रेड सेल ख़त्म हो गए। फिर 2 बोतल लग गई ब्लड। तो अब बोलो 16 साल में उसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लगा। और 16 साल में जो ब्लड के साथ आयरन आया था, आपके और मेरे जिस्म में, या सुनने वालों के लिए भी मैं उनको बताऊंगा कि आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम लिमिट है हमारे बॉडी में आयरन की, 160। अब काशिफ को 16 साल में इतना ब्लड लगा कि 160 के बजाय उसके जिस्म में 7,700 आयरन था। अब 160 और 7, यानी उसके दिल, गुर्दे, आँख, नाक, कान, आयरन तो जगह ही नहीं मिली। वहाँ घुसते ना आयरन, आँखों में घुस गया, बाल कड़क हो गए, स्प्लीन तिल्ली 1 पाव की जगह 8-9 किलो की हो गई। आयरन इतना बड़ा हुआ था। उन्होंने ट्रांसप्लांट करेंगे वैसे ही मर जाएगा ये, आयरन निकालें आप। फर्स्ट टाइम आयरन निकालने का इंजेक्शन, डिस्फोर इंजेक्शन में इटली में देख रहा था। एक पंप के जरिए लगाना था उसको। 5 cc इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करना है। डॉक्टर ने कहा 3 इंजेक्शन रोज़ लगेंगे, 15 घंटे रोज़ सुई इसके पेट पे लगी रहेगी, बग़ैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक तब आयरन निकलेगा। आप 16 साल का आयरन तो ऐसे तो नहीं निकल जाएगा। इंजेक्शन में उधर देख रहा हूँ, वो पंप में टाइम सेट कर देते, 15 cc इंजेक्शन बनाया और लगा दिया। अब रोज़ पेट पे सुई लगी रहती थी उसके। आप जाएँ पाकिस्तान, जब आयरन कम होगा तब ट्रांसप्लांट की सोचेंगे। अब मैं रुक तो नहीं सकता था ज़बरदस्ती। फिर मैं साइप्रस आया लेके, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं आयरन बहुत बड़ा हुआ है, इसका ट्रांसप्लांट नहीं होगा, आयरन नहीं। फिर मैं लंदन आ गया, क्योंकि मेरे सब जगह के वीज़े भी थे, टिकट भी इस तरह से था मेरा। जब मैं लंदन आया तो मुजीब भाई का रेफरेंस, उसका अमीर खुसरो का काम आ गया। फिर इनको फ़ोन किया, वो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए। बहुत बड़ी बात है ये कि एक अनजान आदमी को, परदेसी हो मेरे साथ में, तो यहाँ से पेंडुओं की तरह बहुत सारे 3-4-5 सूटकेस लेकर गया, तवा, चकला, बेल सब रखे थे। मैं जा रहा हूँ इलाज कराने 1-1.5 साल के लिए। मुझे तो नहीं पता यूरोप और लंदन क्या चीज़ थी।
मुजीब भाई आए अपने घर लेके, छोटा सा उनका घर था। वहाँ थोड़ी मुसावात है लंदन वगैरह में ना, हमारे यहाँ से डिफरेंट निज़ाम है मेरे ख्याल। अब मैंने किसी से पूछा था यहाँ का कानून क्या है, उन्होंने कहा उमर ला। पहले मुझे समझ नहीं, बाद में पता चला कि उमर ला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ला है वहाँ ब्रिटिश का, उसी पे चलते हैं वो। अगर आपका एक बच्चा तो एक कमरे का मकान है, 4 बच्चे हैं तो 4 कमरे का मकान है आपका, 3 कमरे तो 3 कमरे का। मुझे भाई के बच्चे ही नहीं थे, उनका अपना बेडरूम था, स्टोर था, बस ये। अब हम लोग को एक गैलरी में उन्होंने जगह दी, स्टोर बनाया, अपने पास रखा उन्होंने। फिर एक खातून से मिलवाया, उस खातून ने हमें पूरा मकान दे दिया रहने के लिए कि जब तक इसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है, 6 महीने साल आप इसका अपने बेटे का ख्याल करें, बस आप इसका ख्याल नहीं। ये लंदन की बात हो रही है सर, यहाँ की नहीं हो रही। और इसका खाने पीने किसी चीज़ का आप बस इसका, हम तो हैरान थे। मुझे भाई के ज़रिए उस खातून ने हमें मकान, 2 कमरे का मकान था, बोला खाली पड़ा हुआ आप रहें। सामान भर दिया, किचन भर दिए, सारा सामने कर। वक्त चलता रहा। यहाँ पे काशिफ का ब्लड लगता था, वहीं लंदन में दिखाया उसको। 15 घंटे सुई लगी रहती थी, स्कूल भी जाता था, सुई लगी रहती थी, कमीज पहन के। पंप के ज़रिए, पंप जेब में होता था, और यूरिन की रस सोचती, जब भी पेशाब करता था वो आयरन निकलता था उसका। 1 महीना 2 महीने। मगर वहाँ पे एक वक्त ऐसा आया कि इसका खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। महीने में 6-6 बोतल, 8-8 बोतल ब्लड लगता था। हर हफ्ते 2 बोतल ब्लड लग रहा है। कितना बहादुर बच्चा था वो। पैदा हुआ 4 महीने का, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया। हम लंदन भी ले आए, और हम भी कितने बहादुर थे। हमारी उम्र तो ऐसी नहीं थे ना। मेरी वाइफ 18 साल की थी, मैं 22 साल का था उस टाइम, और आज ब्लड लगते लगते ये, तो उसको खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। महीने में 8-8 बोतल, 10-10 बोतल महीने में। और हमारा जो, हमें तो पता ही नहीं चलता था कि हमारे से खर्चे कितने हो चुके थे। और वो खातून जिन्होंने मकान दिया था, यास्मीन नियाजी, उनका नाम लेते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि ऐसी खातून दुनिया में है। उन्होंने 1-2 खातून से और मिलवा दिया। तो मेरे तो अस्पताल की पहला ट्रांसफ्यूज़न पे 500 पाउंड ख़त्म हो गए थे, एक ट्रांसफ्यूज़न पे। अब मैंने कहा यार दूसरा करेंगे तो क्या होगा, और ये तो अभी इलाज तो पता ही नहीं है इसका, तो अभी इलाज तो बात की कहानी है ना। 90 लाख तो मेरे पास रहेगा, तो 6 लाख पैसे ही नहीं थे मेरे, और मैं लंदन में बैठा हूँ। फिर उसको वो खातूनों ने जो कोई अपनी पूरी वो बना ली अपने दोस्तों की कमेटी, वो अस्पताल में पेमेंट करती थी हमारे इसके ट्रांसप्लांट के, खाना पीना ये सारा जो ये होता था। अब वो वहाँ पे ये जो सिलसिला हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे अभी दुनिया में लोग हैं, कहाँ से रब्ता हुआ मक्के में, है ना। और मैं कहाँ था लंदन में, 3 महीने 4 महीने गुजरे, काशिफ को 8-8 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था। 8-8 10-10 बोतल उसको ब्लड लग रहा था काशिफ को। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि यार हम ये क्या नतीजा निकलेगा। मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसका आयरन बजाय कम होने के और बढ़ गया। अब 8-10 बोतल रोज महीने में ब्लड लग रहा है, तो आयरन तो आ रहा है ना उसके साथ। तो पिछला 16 साल वाला आयरन तो निकल ही नहीं पाया, उसका आयरन और बढ़ गया। कहाँ 160, कहाँ 7,700, उसका आयरन 11,000 पे चला गया। 11,000 आप क्या करेंगे सर, गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, फट जाएगा ना वो। तो मैंने एक काशिफ की तकलीफ द मौत देखी। 11,000 आयरन, 160, 40 से 160 हो गया। गुब्बारे में हवा ज़्यादा भरेंगे ना, फट जाएगा गुब्बारा। मैंने जो काशिफ की एक तकलीफ द मौत देखी है, उसका 11,000 आयरन पे मैंने उसका दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आँख नाक से खून की धार निकलते देखी है। हालांकि उसको वहाँ पे जहाज़ के हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वहाँ इंसानियत की बहुत कदर, ये बता दूँ मैं आपको। उन्होंने, मैंने जो तकलीफ द मौत उसकी देखी है, मेरे सामने बैठा, मैं पूछ रहा बेटा कितना बेड ऊपर करना है या नीचे करना है। उसने कल में भी सुनाए वो सब कुछ। और एक बड़ी मैंने किताब लिखी, मुझे ज़िंदगी चाहिए, उस पर मैंने लिखा कमज़ोर दिल के लोग ना पढ़ें। मैं मरेरे से गुजरा था। उसकी जो डेथ हुई है, डॉक्टरों की चीख निकल गई, मैं देखता रह गया। मैं तो पूछ रहा बेटा बेड कितना नीचे करना है, कितना ऊपर करना है। बस मैंने ये देखा खून की धार उसकी निकली और हार्ट डैमेज जो हुआ है, यानी दिल फट गया उसका ना। हमारे लिए तो वक्त रुक गया ना। उसको हमने लंदन में दफनाया, उसके एक जनाजे पे यह किया कि अल्लाह मुझे इतनी सी ज़िंदगी दे दे
कि मैं पाकिस्तान जाकर वो काम करूं जो चीज़ मेरे बेटे को नहीं मिली 16 साल में, तो मैं यहाँ पे इसके लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए ये मैं काम करूं। 15 मार्च 96 में उसकी डेथ हुई और 23 मार्च को मैं वापस आ गया, एक हफ्ते बाद। मैं तो रुक सकता था ना, मुझे तो नेशनलिटी, आज भी मेरी एक तरह से नेशनलिटी वहीं की, मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ, लंदन करूँगा क्या। फिर मैं पाकिस्तान, जब हमने वहीं बुनियाद डाली, कब्रिस्तान में एक ऐद किया था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ताउन किया, आज भी करते हैं। हमने पाकिस्तान आके, यहाँ अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है, पाकिस्तान दुनिया का मुश्किल काम है, मगर आपकी अगर अल्लाह पे यकीन है ना अगर आपका, तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है सर। दुनिया सब बेकार है। एक देखा, एक जल्जले में सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी चली गई ना, ये अल्लाह की शान है ना सर। एक सैलाब आ गया, रेला सबको बहा के ले गया सर। तो मेरा रब बड़ा गफूर रहीम, अगर आप उससे मांगने पे आए। तो मैंने यहाँ जो स्टार्ट लिया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, पैसे तकरीबन ख़त्म हुए, थोड़े से पैसे थे, मैं वाइफ वगैरह हम सब वापस आए, स्टूडेंट की नौकरी थी मेरी, अभी थोड़ी बहुत बकाया जात मिल गए मेरे इस 1-2 साल के। फिर मैंने कहा कि ये बुनियाद डली, तो कहाँ से काम शुरू। फिर मैंने एक टेस्ट शुरू किया, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में जो रियासत की जिम्मेदारी थी वो काम मैं कर रहा था। इसमें जनरल शेप हमारे साथ थे, आजकल, पहले वो कर्नल थे, अब जनरल हुए, वो डॉक्टर हैं। मतलब उन्होंने कहा कि इकबाल भाई आप ये टेस्ट शुरू करेंगे, कितने रोकना है ना, अब इस मर्ज पर खात्मा करना है हमें। तो हमने 100 सैंपल लिए, 100 पंजाबी, 100 बलोच, 100 सराइकी, मतलब गुजराती, हमने 28 कम्युनिटी को सैंपल लिए, 100 टेस्ट किए हमने। तो उसमें सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया माइनर के लोग बलोचों में थे, क्योंकि उसमें कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पे पठान थे, क्योंकि वो भी कबीलों में शादियां करते हैं ना, बाहर नहीं निकलते हैं। आप थोड़ा बहुत निकलने लगे, पहले नहीं निकलते थे। 16-17% बलोचों के अंदर माइनर के लोग थे। ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रोक के मैं चाहता हूँ कि शुरू से हम, यानी पाकिस्तान में जो आपका स्ट्रगल शुरू हुआ वो तो हम कहाँ अलग से सुनते हैं आपसे। एक जनरल अवेयरनेस के लिए पब्लिक को आप थोड़ा सा इस थैलीसीमिया के हवाले से अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें ना आप। जी, ज़रा इसको आपसे ज़्यादा कोई बयान ही नहीं कर सकता, ठीक है, कोई डॉक्टर भी नहीं शायद, ठीक है। तो थैलीसीमिया अगर हम यानी एक जुमले में पूछें तो ये क्या है, और फिर इसके असबाब, जो नंबर 1 सबब ये है, नंबर 2, नंबर 3, ठीक, ये एक तरतीब से हमें थोड़ा सा समझा दें। ठीक है। थैलेसीमिया की ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकली विरासत में मिलती है। सही है। आपने देखा होगा बहुत सारे खानदान है, किसी के 3-3, 4-4 माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी के नाबीना बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी के होमोफिलिया के। थैलेसीमिया भी इसी तरह से। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, ये सारी दुनिया को देख ले, सुन ले। मैं 65 बोतल ब्लड दे चुका हूँ। मैं मर्ज को नहीं बढ़ाया मैंने कि एड्स की तरह लग जाएगा या हेपेटाइटिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हूँ मैं माइनर, ये जेनेटिकली जीन मुझे विरासत में मिले, यही जीन मेरे वाइफ को मिले, दादे परदादों से जीन चले आ रहे हैं ना, शक्लें मिल रही हैं एक जैसी सबकी। अब मेरी वाइफ जो मेरी कज़न है, फर्स्ट कज़न थी, हमारी शादी हम माइनर की हो गई। काशिफ के जिस समय ये मशीन लगना अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था ना, नहीं लगी। ये माइनर और मेजर अगर मैं आपसे समझ आ रहा हूँ, मैं व्हाट इज़ माइनर और व्हाट इज़ मेजर ही है क्या? ठीक है, मैं अब मेजर की तरफ आ रहा हूँ। जब हम माइनर ने शादी की, माइनर ने, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, इतनी बोतल ब्लड दे चुका हूँ, मेरी फिटनेस भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, नज़र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं 65 साल मेरी उम्र है और मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। अच्छा, मेरे वाइफ भी माइनर, हम 2 माइनर ने शादी की। बेटा जो मैं आया थैलेसीमिया मेजर का एक नाम दिया गया इस बीमारी को, कि मेजर का मतलब इसकी जिस्म में मशीन नहीं है, जब तक जिंदा है ये ब्लड इसको लगता रहेगा। हम माँ बाप अपनी औलाद को ये इतना बड़ा मर्ज मुंतकिल करते हैं। काश कि हम ये टेस्ट करा लेते पहले, शादी से पहले, तो शायद ये नौबत ना आती। भाई 2 माइनर शादी ना करो ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 17% माइनर बलोचों में, 13% इसमें मेमन कम्युनिटी आपस में शादियाँ करती हैं, वहाँ भी 12-13% माइनर के लोग। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से 2 से 3 करोड़ लोग माइनर हैं। हाँ, ये हकीकत है। ये उसको कैसे पता चलेगा? आप देखें ईरान में इसका हल कोई भी नहीं सिवाय टेस्ट के। आप बैठे में, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, और भी लोग हैं या स्टाफ के लोग हैं, इन्होंने टेस्ट नहीं कराया, इनको पता ही नहीं है। पाकिस्तान के 95% डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है। 95%। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ इसको, इसलिए
कि सब मैं भी आपके सामने हूँ ना, सेहतमंद हूँ ना, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मैं टेस्ट कराने की। ये तो बेटे ने मेरे भुगता और फिर अल्लाह ने मुझसे काम लेना था। अब मैं लोगों को बता रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों की शादियाँ करें मगर टेस्ट करा लें। एक टेस्ट, ईरान में इस टेस्ट को लाजमी करार दिया गया, कानून बन गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला जब होगा जब ये टेस्ट करा लेंगे। पता तो चले नहीं माइनर ये खत्म, इसका इलाज तो है ही नहीं। जी है। देखिए ये तो जेनेटिकली प्रॉब्लम है ना। आपको अगर माइनर है तो 100 साल के भी हो जाएंगे माइनर रहेगा, 2 साल के हैं तब भी माइनर है तो माइनर है। अब जो मेजर का बच्चा पैदा हुआ, जैसे काशिफ पैदा हुआ, काशिफ के ब्लड बनाने की मशीन नहीं थी। आप ये देखें कि पूरे इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका मेंबर भी वहाँ का, पूरे इंग्लैंड में 360 पेशेंट ओनली थैलेसीमिया मेजर के थे 20 साल पहले। इस 20 साल में एक बच्चा उनके यहाँ पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का, और हमारे यहाँ उस टाइम 30-40 हज़ार थे बच्चे मौजूद। अब वहाँ पर 270 रह गए, 360 में से मर गए होंगे, ठीक है ना। हमारे यहाँ तकरीबन 1 लाख बच्चे जिनको ब्लड लगता है। 1 लाख छोड़ दें, 1 लाख को 50,000 भी अगर मेजर के बच्चे हो तो इंग्लैंड में 270 बच्चे हैं। क्यों? ईरान में 8वां-9वां साल है, सबके टेस्ट हो गया पूरा ईरान का, सबको पता है माइनर कौन है नॉर्मल कौन है। आज 8-9 साल हो गए, ईरान में एक बच्चा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का। हम भी नहीं कर सकते। ये बीमारी माइनर होना बीमारी है नहीं, हाँ मेजर होना। मैं माइनर हूँ, सही है। मैंने कहा ना मैं तो ठीक हूँ, ब्लड भी देता हूँ, ब्लड से मर्ज को थोड़ी बढ़ा रहा हूँ कि ये आप जी हेपेटाइटिस के मरीज ब्लड नहीं दे सकता या एड्स का मरीज नहीं दे सकता, उसको जेनेटिकली प्रॉब्लम आ रही है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते आप उसके लिए। तो माइनर तो बीमारी है ही नहीं। सही है। तो माइनर जब शादी करते हैं तो एक मेजर का बच्चा हो सकता है, 50% चांस है, जरूरी नहीं है। सही है। अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई कि यानी हमें शादी से पहले टेस्ट करवाना चाहिए, करा लेना चाहिए। अगर दोनों माइनर है तो शादी ना करे, भले लैला मजनू भी तो ना करे। हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। सही बात। क्योंकि माइनर माने शायद पहला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का हो गया जिंदगी भर। बिल्कुल सही। जैसे मैंने तकलीफ उठाई है ना, वो बच्चा क्यों तकलीफ उठाए यार? 2 माइनर शादी ना कर। देखिए पाकिस्तान की आबादी का 7% लोग माइनर हैं, तो 7% 93% में शादी क्यों ना करे? 7% में क्यों कर रहा है? चलो मैं आपको छोटी सी आपकी मालूमात के हिसाब से बताता हूँ। हम 9 बहन भाई हैं, मेरी 7 बहनें, हम 2 भाई हैं। 2 भाई में से मैं माइनर हूँ, मेरा एक भाई माइनर नहीं है, ठीक है। जो माइनर नहीं है वो अक्सर बीमार रहता है। मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। मेरी 7 बहनों में से 5 बहनें थैलेसीमिया माइनर हैं, ये अम्मा से जीन मिले हुए हमें। सही। अच्छा 5 बहनें ठीक हैं, जो माइनर नहीं है नॉर्मल है वो अक्सर बीमार रहती हैं। जो 5 माइनर है वो ठीक हैं, ब्लड भी देती हैं। अब तो खैर हमारी तरह वो भी बूढ़ी हो गई हैं, 60 साल उम्र हो गई उनकी। अब वो मेरी 5 बहनों की शादियां माइनर वालों की हुई, उनके शोहर तो माइनर नहीं थे मगर उनके जो बच्चे हुए मेरे 7 बहनों 5 में से 23 भांजा भांजी में 5 बहनें जो माइनर हैं। सही है। 23 भांजा भांजी में से मेरे 17 भांजा भांजी माइनर हैं। मेरी बहन से जीन मुंतकिल हो गए ना, वो तो ठीक है, वो भी ठीक है। सही। मेरी दोनों बेटियां माइनर हैं, मेरे 5 नवासी माइनर हैं, बेटियों से जीन मुंतकिल हुए। जब मैंने शादी की अपनी बेटियों की, मरियम की, शुमाइला की, तो मैंने कहा भाई लड़कों से टेस्ट करा लो। लड़कों समझदार तो उन्होंने टेस्ट कराया कोई, वरना हमारे यहाँ बड़ा मसला यार क्या बीमारी है भैया। सही बात। बेटी वाला बोल रहे टेस्ट कराओ, इसको ये तो पहले ही बीमार है। तो उनको समझ में आया, उन्होंने अक्सर मेरे कोई टीवी पे प्रोग्राम देखो बरात वो। अब वो मेरे 17 भांजा भांजी माइनर, अगर मेरी बहनें फिर शादियाँ करती हैं आपस में, कज़न मैरिजेस में, फिर और बच्चे थैलेसीमिया मेजर के होते, तो जिंदगी तो उनकी खराब हो गई थी ना, हमारी भी खराब हो गई थी। काशिफ ने कैसी मौत ऐसे ही 10-10 बोतल ब्लड उसको कैसे लग रहा था। सही बात है। मैं तो ये आपकी स्टोरी सुन के ये इतनी अल्लाह ने आपको हिम्मत दी कि आप सरवाइव कर गए उसके बाद, यानी सीरियसली। मैंने बताया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे काम लिया था। मैं वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरे कई सेंटर्स हैं। या हम कहते हैं जैसे इंग्लैंड में बात कर रहा हूँ 270, पाकिस्तान तकरीबन 1 लाख बच्चे। आप ब्लड कहाँ से लाएंगे मुझे? 1 लाख का छोड़ दें, 50,000 का रख लें, ठीक है, मौजूद हैं बच्चे। 50,000 के महीने में 2 लाख बोतल ब्लड चाहिए, ज़्यादा चाहिए मगर 2 लाख रख लें। साल में कितने हो गए? 24 लाख। 24 लाख सर, 24 लाख का मतलब है कि 10 लाख लीटर ब्लड पेट्रोल नहीं चाहिए इन बच्चों के लिए। आप ब्लड कहाँ से लाएंगे सर इन बच्चों के लिए? 10 लाख लीटर पानी का टैंकर थोड़ी है, 35,000 लीटर का टैंकर आ रहा पानी का। हम इनको ब्लड नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते हैं इंग्लैंड में 20 साल से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में रोज़ाना 50-60 बच्चे पैदा होते हैं डेली।
थैलेसीमिया मेजर के। सर आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को किसी को समझ आ जाए, यार टेस्ट करा लो, जिंदगी में 1 टाइम टेस्ट होगा। अब आपकी दारू रसी यहाँ पे मैं मशीन ला सकता हूँ जी, एक दिन में 500 टेस्ट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल। और रिजल्ट कितनी देर में आता है पता है आपको? 56 सेकंड में। ज़बरदस्त। और एक रिजल्ट नहीं आ रहा है, हेपेटाइटिस ये डेंगू का आ रहा है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थैलेसीमिया का 8 रिजल्ट आ रहे हैं 56 सेकंड में। माशाल्लाह, ये तो आपसे कमिटमेंट है इंशाल्लाह कि आपकी यहाँ के लिए तो हम रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि आप सर बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये एक सबब अब तक हमारे सामने आया है ना कि यानी 2 माइनर जब शादी करते हैं तो ये नौबत आती है, हम मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, अगर यानी इसके अलावा इसका कोई सबब नहीं है? कभी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि माइनर और मेजर होने के बावजूद भी कोई बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम आया? ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखें 2 माइनर जब तक शादी ना करेंगे ना, और पता भी नहीं चलेगा ना टेस्ट के बगैर से। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको नहीं पता माइनर है कि ना, आपको नहीं पता। जब तक वो टेस्ट नहीं कराएंगे उसको नहीं पता चलेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ वो दुनिया का मुश्किल तरीन काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरा 15-16 करोड़ का बजट कहाँ से आता है, कौन देता है। मेरे जैसे आपका ये अदारा चल रहा है, कहाँ से फंड आता है आपको तो नहीं पता है, अल्लाह दे रहा है ना सर, तो मुझे नहीं पता है। तो मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे काशिफ के, लंदन में जब मैं था। लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए थे। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, मगर लोग अच्छे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। अब वो जिसके पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, वापसी के किराए नहीं थे, आज मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। मेरा रब ने लिया 2,500-3 हज़ार बच्चों को ब्लड लगता है। चकलाला स्कीम 3 में जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन हम लोगों से कहते हैं काशिफ इकबाल का नाम न लें, आपकी वालदा मरूमा के नाम से बना दें, अल्लाह ने दिया है। मुझे पता है ये बंद नहीं कर सकेगा, इसके वालदा के नाम से ना, पैसे वाला बंदा है। हाँ जी, सुंदस के नाम से रखें, आपकी बेटी के नाम से रखें, वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है आप रख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये फला नवाबशाह में नवाबशाह थैलेसीमिया सेंटर, ताकि आप लोग इसको बंद ना कर सकें। मुझे क्या करना है काशिफ के नाम? काशिफ का नाम तो है नहीं, सिर्फ एक सेंटर हमने रखा, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया। असल तो काम से घर, अच्छा काम से घर। तो आज मेरे 5-6 बड़े सेंटर जिसका 30-35 करोड़ का बजट है, मेरा रब कहाँ से देता सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। नवाबशाह में 2,300 बच्चे रजिस्टर्ड है। इंग्लैंड में हम बात कर रहे हैं 270, पूरे इंग्लैंड में नवाबशाह में 2,300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास यहाँ पे 900 बच्चे रजिस्टर्ड हैं डालमिया पे, 1100 बच्चे पिंडी वाले सेंटर में रजिस्टर्ड हैं, 2-2.5 हज़ार बच्चे सुंदस में लाहौर वाले में रजिस्टर्ड हैं। मर्दान में चले जाए, ये क्या है अब कि हमारी रियासतें क्या है सर? ये उनका काम था ना। एटलीस्ट वो जो आपने बात की ना, एटलीस्ट इतना तो तुम कर सकते हो ना कि एक जिस तरह अभी कोरोना हुआ ना, तो कोरोना में आपने गन पॉइंट पे लोगों से वैक्सीन भी लगवाई, लोगों को बिल्कुल टेस्ट लाजिम कराया, सर्टिफिकेशन करना मुश्किल हो गई हमें। हाँ सही बात है। और वो यानी आपने हर ट्रैवलिंग पे आपने लाजिम कर दिया जी, जब तक आपके पास कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा आप नहीं जा सकते। पोलियो का नहीं होगा आप नहीं ट्रैवल कर सकते, तो इसको भी लाजिम करना चाहिए। आप टेलीफोन करें, आप वैक्सीन लगाएं, यही आता है जी। अब टेलीफोन की आपने बेल की, ये आ जाता है कि ये थैलेसीमिया की ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे को जिंदा रखने के लिए हर हफ्ते खून लगता है, मेहरबानी करके टेस्ट करवा लें। वरना कितने सेकंड लगे सर? चंद सेकंड। इधर तो हम लंबी दास्तान सुनते हैं जी कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा था, ये कर लें, इसका ये वैक्सीन लगवाएं, ये इसका ये कर। थैलेसीमिया पर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मेरा एक सेंटर का बजट 14-15 करोड़ का है, तो 60 सेंटर के पाकिस्तान में 60 सेंटर, सर कितना कर 1 अरब रुपए के से ऊपर का बजट थैलेसीमिया के बच्चों का आप खड्डा खोद रहे हैं। हमने 16 करोड़ उसमें डाल दिया। आयरन भी तो निकाला, जो बॉडी में आयरन निकलता, वो वाइट मैंने काम शुरू किया था, जो पंप बनाया, जो इन बच्चों का जिंदगी है, जिससे इंजेक्शन लगता है। तो वहाँ पे मैं 98 में काशिफ की बरसी वहाँ पे लंदन गया था, जावेद मियादाद से मेरी मुलाकात हुई। जावेद मियादाद ने कहा कि यार मैं क्या हेल्प कर सकता। मैंने कहा जावेद मियादाद से कि आप मुझे पंप दिला दें यार कुछ। कह रहे मैं ठीक है 200-300 पंप दिला दूंगा आप, जिससे इंजेक्शन लगता है। जब मैं आने लगा 8-10 दिन के बाद, तो मुझे जावेद मियादाद ने 2 डब्बे दे दिए, 2 पंप। मैंने मियादाद से कहा आपने 2 पंप दे रहे हैं, आपको 200-300 पंप दिला रहे थे। कहने लगे यार मुझे थोड़ी पता इतना महंगा है। अब मुझे भी नहीं पता था कितना महंगा है वो। पता चला कि उस वक्त जो 98 की बात कर रहा हूँ, 96,000 का पंप था वो लंदन में। साहब 1 पंप दिलाएगा ना, मैं 2 दिला देगा, 3 दिला देगा, 96,000 बड़ा अमाउंट था। फिर जब मैं पाकिस्तान आया, फिर मैंने कहा ये पंप मैं अपना बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2-3 इंजीनियर और मिलाए अपने साथ, स्टील मिल के, एयरफोर्स के। ये पंप मैंने खुद बनाने की कोशिश की। आप
हैरान हो जाएंगे। 99 में मैंने अपना पंप बनाया, जर्मनी और इंग्लैंड की कंपनी से भी अच्छा, सिर्फ 6,000 रुपये में। ये मेरा बहुत बड़ा इस पर मुझे कायद-ए-आज़म अवार्ड मिला था उस वक्त। शबे अब तो मुझे सजाती अवार्ड भी मिला हुआ, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। इतने बच्चों की ज़िंदगी बच रही है यार, इसमें अल्लाह ने ये अवार्ड दिया हुआ मुझे। अच्छा, हाँ। एक चीज़ आपसे पूछूं मैं, ये मैं आपसे आउट ऑफ द मतलब कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन है। ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं फैमिली में, होता है ना, मतलब जिस बच्चे की आपको हर वक्त केयर करनी होती है, वो माजूर होते हैं, आगे माजूर है। हाँ, ये वालिदैन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, है ना। हालांकि कितनी खिदमत लेते हैं। एक आम बच्चा है ना, जो नॉर्मल बच्चा है, वो थोड़ा सा एक बार रोएगा, दूसरी बार रोएगा तो उसको चांटा पड़ जाएगा कि चुप कर। लेकिन ये बच्चा पूरा दिन तंग करता है, तो रात को नहीं सोता, दिन को नहीं सोने देता, इस टाइप के होते है ना। हाँ, तो इनके साथ वालिदैन को इतनी अटैचमेंट क्यों होती है? तो आप तो इससे गुजरा है ना। देखिए, मैं अब जैसे काशिफ से मैंने कहा कि मेरी अटैचमेंट कितनी हम लोगों की थी, और आज भी है। उसके इंतकाल को 25 साल हो गए जी, ऐसे ही। और आज भी वही हमारा सिलसिला है कि काशिफ मेरे सामने, मैं उसकी मौत भी देख रहा हूँ। 16 साल हम भागते भी रहे, ब्लड लगाते रहे, कहाँ कहीं मैंने जैसे बताया मैं उगी भी जा रहा हूँ, एबटाबाद भी जा रहा हूँ, सब अब ये जो इन बच्चों की, जो अल्लाह पाक एक सबब बना देता है, इनके साथ हमें ऐसे जोड़ देता है कि नॉर्मल बच्चों की, मेरे 3 बच्चों की बाकी की अहमियत इतनी नहीं थी जितनी काशिफ की थी। वो जो माजूर बच्चा होता है, वो उसका तो लिंक भी अल्लाह ताला से होता है ना, डायरेक्ट। मेरी एक बहन 50 साल की है, 50 साल की है। वो दिमागी तौर पे भी बच्चों की तरह दिमाग है उसका। वो फालिज का भी अटैक हुआ था, उस पर चलती है। 50 साल से मैं अम्मा के साथ रहता हूँ, अम्मा हमारे साथ नहीं, मैं अम्मा के साथ रहता हूँ। बहन भी साथ में रहती है, मेरी मिसेस करती हैं, 50 साल से उसको संभालती भी आ रही हैं। तो अल्लाह ने आज हमें इस मुकाम पे खड़ा कर दिया यार। जब मैं अपनी माँ की पेशानी चूम के जब बाहर निकलता हूँ, मैं सुबह जब अस्पताल जाने के लिए, और बहन से भी हाथ मिलाता, वो अपनी स्टिक लकड़ी देती है कि मुझे इससे मारा करो, मैं फिर भी लकड़ी के उसमें टच कर देता, अच्छा फिर दो। तो इनकी दुआएं जो होती हैं ना यार, इसको आप इसका नेमो बदल नहीं है। जब मैं बाहर निकलता हूँ, लिफ्ट तक वहाँ तक आता हूँ, पीछे से आवाज़ आ रही होती कमरे से, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको महफूज रखे, मेरी माँ की भी और मेरी उस बहन की भी, जो दिमागी तौर पे छोटी है, बच्चों की तरह स्पेशल है वो। ये जो आपने बात की ना कि इनका ये मखलूक अल्लाह से चूँकि बराह रास्त जुड़ी हुई होती है ना, तो अल्लाह ताला दिलों में ज़ाहिर है वो उल्फत भी उतनी ही डाल देता है। खूबसूरत बात है ये। और फिर ज़ाहिर है हम इसको नहीं समझ पा रहे, बहुत समझते, हम तो माँ बाप को बहुत समझते हैं ना। बिल्कुल। थोड़े बूढ़े हो जाते थे, हमें उनकी खांसी भी बुरी लगती है, हम छुप के उनसे बाहर अपने कमरों में चले जाते हैं जी। हमारी बेगमात जो है, उनके पे फ़र्ज तो नहीं है, मगर अखलाकी तौर पे वो अगर इनका साथ देती हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी मिसेस का इसलिए कह रहा, आज वो भी 62 ईयर की है, 50, मेरी शादी को 43 ईयर हो गए। काशिफ को भी संभाला, एक बच्ची और मर गई, और माशाल्लाह मेरी बहन की भी खिदमत करती है, अम्मा को भी संभालती है, घर को भी संभालती है, बेटियों को, और सेंटर को भी संभाल। सेंटर को पूरे आपने मिले होंगे, देखा तो बहुत 100 से ज़्यादा लोगों का रोज़ाना खाना बनता, बकरे कटते हैं, बड़ी बात नहीं है सर, फ्री आप कर रहे हैं, और सारा सेंटर फ्री है। मेरा रोज़ का एवरेज बनता है 6 से 7 लाख रुपया रोज़ का खर्चा है सेंटर का, डेली पर डे, बढ़ता जा रहा है ना। अब मैं अगर इसमें से 2-4 करोड़ ले भी लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे लोग मुझसे पूछते हैं फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मेरा रब कहाँ से देता है। फिर एक मिसाल में सिर्फ दे देता हूँ खाली, मैं कहते हैं खातून आई, टोकरा संभाल के सब्जी भरी हुई है, यानी अक्सर आती रहती थी वो, और टुकड़ा सब्जी का रख के चली गई। हमने कहा चलो भाई ये सब्जी निकालो, मिसेस ने कहा इसका सब्जी जब वो उन्होंने निकाली तो उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी हुई सारी, 5,000 के नोट की गड्डियाँ, 1,000 के नोट की, सब्जी की 17.5 लाख पड़े हुए उसके अंदर, चली गई। रेजगारी भी उसमें पड़ी हुई थी, यानी कि सब कुछ समेट के आई। मेरा कोई उन्होंने प्रोग्राम देखा था टीवी पे, सब कुछ समेट के वो खातून चले। आज तक हमें तो नहीं पता चला। पिंडी का सेंटर, पिंडी वाला सेंटर, ये समझ लें कि आप पिंडी वाला सेंटर, एक अल्लाह का बंदा, 1100 बच्चे, हमारे यहाँ 900 बच्चे हैं और 1100 बच्चे हैं, उसने बिल्डिंग भी ले ली 23-24 करोड़ की। उसने कहा बाद में मेरी औलाद करे ना करे, तो उसने जगह ले ली। 60-70 लाख रुपया पर मंथ खर्च करता है वो बंदा, 16 साल हो गए। कहता नाम नहीं आना चाहिए मेरा, जावेद मियाँदाद इतनी मेडिसिन देते हैं हमें, कहते नाम नहीं आना चाहिए, आएगा दोस्ती ख़त्म। वो बंदा कैसे कर रहा सर, 50-60 लाख रुपए महीने का खर्चा, 16 साल हो गए। तो मैंने से पूछा, पिछले दिनों में गया, मैंने कहा
सर जी आप गरीब तो नहीं हो गए? कहते यार इकबाल भाई आपने ऐसा बिजनेस कराया अल्लाह से, मेरे पास 16 साल पहले 100-150 लोग काम करते थे, आज 1,500 लोग काम करते हैं, वही 4-5 फैक्ट्रियाँ मुझे रब ऐसे दे रहा है, बिल्डिंग भी ले ली। और उधर के बच्चे जो बड़े हो गए थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जो पढ़ लिख गए, कोई डॉक्टर भी बन गया। हमने दुनिया में बड़ी चेंजिंग की, मैंने तारीख का रुख चेंज किया थैलेसीमिया के इसमें काशिफ की डेथ के बाद। आज मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शादियाँ। ये पॉइंट है। अच्छा, मैं अभी उस दिन वहाँ आपके सेंटर जाना हुआ ना, तो वहाँ मैंने पूछा डॉक्टर साहब से भी और ब्रीफिंग ली थोड़ी सी, तो उन्होंने बताया कि मोस्टली बच्चे जो है ना, जो एवरेज एज है, चूँकि वही जो आपने बात की कि ब्लड तो लग रहा है लेकिन आयरन, और अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो बच्चों के पेट फूल जाते हैं, खोपड़ी बढ़ जाएगी। तो अब वो बच्चे यानी 12 साल के बाद ना सर्वाइवल मुश्किल होता है, यानी ज़्यादातर गाँव देहातों में 6-7 साल 8 सही है। तो ये जो इसमें रेशो है, सर्वाइवल रेशो, वो कितना है? और अगर कोई बच्चा सर्वाइव कर जाता है तो कोई टाइम ऐसा आता है कि इस ब्लड लगवाने के इस अमल से उसकी जान छूट जाए और वो नहीं छूटनी, जैसे शुगर वाले की नहीं छूटनी है ना जान, हाँ, ऐसे उसकी भी नहीं छूटी, जिंदगी भर उसको आयरन निकलेगा इसी पंप के जरिए। मैं समझता हूँ शुगर से इसका कंपैरिजन वो इसको हल्का शायद करे, क्योंकि ये तो बहुत ही खौफनाक शुगर वाला है। हाँ, शुगर वाला ये है ना कि मीठा नहीं खाएगा ना, वो यही रिलैक्स हो जाता है। हाँ, यहाँ तो ब्लड है। नहीं ब्लड लगाना है। ये एड्स, मैं इसको अक्सर ये कहता है, एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ये बच्चा जो हमारे पास आपने देखा बच्चा, अगर 4 साल का बच्चा है तो इसका महीने का 25 से 30 हज़ार का खर्चा है। मेडिसिन बहुत, दुनिया की महंगी मेडिसिन है इसका, हाँ, आयरन निकालने की ज़िंदगी भर। और अगर कोई बच्चा 20 साल तक 22 साल तक आ गया तो 60,000 70,000 की मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, महीने में 3 दफ़ा ब्लड लग रहा है, आपको देना है, खर्च करना है। मेरा अदारा जो कर रहा है, मैंने बताया ना, मुझे मालूम ही नहीं मेरा रब कहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, इतना बड़ा सेंटर, इतने बिल्कुल नवाबशाह में और कराची में और इस्लामाबाद में और ये लाहौर में और पेशावर, मर्दान जो सेंटर है हमने खुलवाया। मगर इस टाइम मेरी तमाम इस चैनल के थ्रू, आपके इसके मीडिया के थ्रू मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है लोगों से, अल्लाह के वास्ते इन बच्चों को ब्लड दें। जी, जो बच्चे पैदा हो गए हैं, आप उनके लिए ब्लड कहाँ से लाएंगे? जब हम 1 लाख बोतल हम नहीं ला सक रहे हैं, साल में 2 लाख बोतल, तो ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इसको रोकना भी है। अल्लाह के वास्ते टेस्ट कराएं, अपने औलाद की शादी करें, वरना बात का पछतावा, ज़िंदगी भर का पछतावा है। इनको खून दें। अब जैसे आपको दारुल उलूम जिहाद में मैं आया, तो मैं आज नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैंने कहा या अल्लाह, मेरा ऐसा एक प्रोग्राम वाइट चैपल लंदन में, बहुत बड़ी जामा मस्जिद इसकी तरह से, उधर एक गोरे ने मेरे स्पीच लिखवाई थी, जिससे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर मैंने ये कराची में जामिअतुल फारूक आजम मस्जिद नहीं, आजमाबाद, जी मेन रोड के, बहुत बड़ी मस्जिद, या उनके इमाम साहब ने मेरा कोई प्रोग्राम देख लिया था, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं चाह रहा था कि आप यहाँ पे जुम्मे की नमाज में 7-8 मिनट पहले आपको मैं माइक दे दूंगा, आप उनको बताइएगा लोगों को व्हाट इज थैलेसीमिया, और आप मशीनें भी लाइएगा, फिर लोग भागेंगे टेस्ट कराने, जो उसमें बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर मिसाल जुम्मे की बात सिर्फ 7-8 मिनट की बात होती है, किसी की ज़िंदगी बचेगी ना। ये सारे बच्चे जो नौजवान हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो इनकी शादी ब्याह भी तो होंगे, इनके बच्चे भी तो होंगे ना। अब यहाँ पर अगर 1,000 है, 1,000 में से अगर 150 बच्चे भी अगर माइनर के हैं, उनको तो नहीं पता, सेहतमंद है। माइनर वाले को टीबी नहीं होती है, माइनर वाले को हार्ट डिजीज नहीं होती है, माइनर वाला सेहतमंद आदमी से ज़्यादा सेहतमंद होता है, इसलिए तो टेस्ट नहीं करवाता वो। ज़रूरत क्या, उसको लगता है मैं तो हट्टा कट्टा हूँ और मुझे क्या हट्टा, तो मैं ठीक हूँ, मैं खुद ये मशीनें हम यहाँ लाएंगे, अगर 2 मशीन लाएंगे तो 1,000 टेस्ट हम कर सकते हैं एक दिन में। ज़बरदस्त। बस जी, इंशाल्लाह आपसे हमारा तो डन ही है, इंशाल्लाह कराएं और यहाँ प्रोग्राम रखवाने। ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें आपसे इंशाल्लाह हम अपने इदारे से जो प्रॉपर प्रोसेस है वो करके, एक तो इंशाल्लाह हम एक अच्छी तादाद, यहाँ 4-5 हज़ार बच्चे हैं, तो ब्लड इंशाल्लाह आपके इदारे इंशाल्लाह, और दूसरा ये टेस्ट वाला मरहला, ये बहुत बड़ी आपकी यहाँ पर नहीं है, हम फ्री करेंगे। 2,500 का टेस्ट है सर। अच्छा, मैं फ्री कर रहा हूँ। 2,700 रुपये का टेस्ट, आग खाने वाले 3,500 लेते हैं, हम तो फ्री कर रहे हैं ना सर, हम तो 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं इंशाल्लाह। और हमें लालच क्या होगी, हीमोग्लोबिन का पता चल जाएगा 12 HB वाला ब्लड दे सकता है, हम लोग नहीं लेते हैं, 13, 14, 15। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि अगर आपके सेंटर में कोई ये प्रोग्राम सुनकर आता है वहाँ अब टेस्ट करवाने के लिए, हाँ, और भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ से आप ये सुन रहे हैं, आप काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, जो कि डालमिया गली नंबर 1,
अल्लाह एक है गली नंबर 1 में। असल में ऐसे एड्रेस बता देता हूँ, लोगों को याद आता, अच्छा अल्लाह एक है गली नंबर 1 है। बिल्कुल, आप आए हैं काशी को, वहाँ आप जाएं, आ सकते हैं, टेस्ट करवाएं। बहुत, मैंने खुद वो लेबॉर्ट्री देखी है, बहुत ही हाईली इक्विप्ड वो लेबॉर्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक टेस्ट में आपके 7-8 टेस्ट, नस्लें बच रही हैं सर जी, नस्लें बच रही। तो जाएं टेस्ट करवाएं, और अगर इंशाल्लाह ने आपको सेहत भी दे रखी होगी तो एक ब्लड खून जरूर डोनेट करें, देना चाहिए। अच्छा, बस मैं एक लास्ट ये करूँगा कि एक ब्लड से 3 जिंदगी बचती है जी। आपने ब्लड दिया जी, इसमें से हम बाय प्रोडक्ट FFP निकलती है, जो हार्ट के जो सर्जरी होती है उसके काम आती है। प्लेटलेट निकलता है ल्यूकेमिया वाले और इनके होमोफिलिया के बच्चों की काम आती है, उनकी ज़िंदगी बच गई। ब्लड जो बचा रेड सेल, वो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर थैलेसीमिया के बच्चे की जान। एक ब्लड 3 जिंदगी बचा रहा है। और अगर आपने ब्लड मैंने नहीं दिया, 90 डेज में कुदरती अमल है ये, 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो जाएंगे, फिर नए बनेंगे, फिर 90 दिन में ज़ाया। तो भाई ज़ाया क्यों कर रहे हो? आप दे देना, किसी की जान बचा रहे हो और आपकी जान बेहतर हो रही है। ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं, सांस फूल रहे हैं हमारे, ब्लड नहीं देना है भाई, आप दे दें, आपकी वेंट्स क्लियर हो जाएंगी सारी, आप ब्लड देते रहेंगे ना, और दिल की पंपिंग अच्छी होगी, आप सेहतमंद रहेंगे। देखिए मैंने 65 बोतल दिया, आपके सामने बैठा हूँ, कंटिन्यू दिमाग खा रहा हूँ, आपका भी दुनिया का भी बता रहा हूँ कि आप ब्लड दे के किसी की जिंदगी अल्लाह की रजा हासिल करें। इससे बड़ी रजा है नहीं, इससे बड़ा कोई बदला ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो टेस्ट है, थोड़ा सा लोगों की आगाही के लिए मैं आपसे पूछूं कि यानी ये हर हॉस्पिटल, हर लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है ये सहूलत? देखिए होते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए नहीं जाते हैं यार, 2500-3000 खर्चा आएगा यार, किस पंगे में पड़ेंगे। सर जब बीमारी होगी तो फिर जो या सर बात मेरे से गले पड़ने वाले। 7% इज माइनर, मैंने बताया पाकिस्तान की आबादी का 7% कौन है, इसको तो ढूंढ लेना। और जिसको पता चल गया ये माइनर है, मैंने डाउ मेडिकल में लेक्चर दिया, मैंने डॉक्टरों से पूछा कितने लोग बैठे हैं, 350। अच्छा, मैंने कहा जी हाथ उठाएं जिन्होंने टेस्ट कराया। एक डॉक्टर ने भी हाथ नहीं उठाया, एक डॉक्टर ने भी टेस्ट नहीं कराया होता। ये लम्हा फिक्र है हमारे लिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। हम इतना टीवी पे दुनिया जान के तो करते हैं। ये आपने आज जो चैनल पे आपने ये जो प्रोग्राम किया है, तो आपको अंदाज़ा भी शायद नहीं होगा कि इसका पता नहीं कितने लोग इंशाअल्लाह टेस्ट करा के जिंदगियाँ बचेंगी, मंजानी वल्ला। इंशाअल्लाह हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना सर, ये कोशिश ही है। मतलब अगर हुकूमत रियासत की बात करते हैं, वो अपने मसलों में मसरूफ़ है ना, उसके और तरजीहात हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमें तो कम अज़ कम, अगर हम समझते हैं कि किसी हमारी अवेयरनेस सेशन से एक ज़िंदगी भी बच गई, क्या चाहिए? देख रहे हैं यार कितने स्टूडेंट होंगे, कितने हज़ार स्टूडेंट, तकरीबन 4-5 हज़ार, तो 4-5 हज़ार आएंगे। हम इसको एक महीने में सारा दारुल के सबके टेस्ट करके फारिग कर, सबको पता चल जाएगा। तो इसी में से ये बच्चे ब्लड भी देके उनकी ज़िंदगी भी बचाएंगे इंशाल्लाह। तो छोटे से काम है, आप यहाँ पे थोड़ी टाइम से बात करें, इंशाल्लाह हमें बुला लें, बहुत बड़ा नेकी का काम हो जाएगा। मेरे बनोरिया टाउन में उसमें मैंने किया, सही, और मेरे ख्याल 2 या 2.5 हज़ार टेस्ट किए हमने। अच्छा, माशाल्लाह। और लोगों ने ब्लड भी बहुत दिया, मगर वो जो साहब जो हजरत वहाँ करवाते थे ये प्रोग्राम, उनकी डेथ हो गई बनोरिया टाउन में। उसके बाद कोई सामने, ये तो दीवानों का काम है हमारा, जो दीवाने होंगे वो कर सकेंगे, बाकी बहुत अक्लमंदों का काम नहीं है। तो बहुत सोचते हैं, वो नहीं क्यों सोचते हैं वहाँ पे। और लोग डरते हैं यार सुई मोटी है, हम बीमार हो जाएंगे। नहीं, आपने जैसे मैंने बताया ब्लड नहीं दिया, 90 दिन में रेड सेल टूट के ज़ाया हो गए। आप मेहरबानी करके ब्लड दें और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, कितने 3 जिंदगी बचेगी। आप देखें कितना बड़ा अजर मिलेगा। आप डर रहे हैं यार सुई बड़ी मोटी, नहीं, मच्छर भी तो काटता है ना, हम खुजाते रहते हैं, मच्छर काटता है तो नहीं। इस वाले टेस्ट की कोई एक्स्ट्रा मोटी है सुई? नहीं, वही है ना, नॉर्मल सुई होगी ना, नॉर्मल नहीं, थोड़ी सी जरा सी मोटी ब्लड आता है ना, जिससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इतने लोग, हजारों लोग ब्लड देते हैं तो सुई को, तो मैं ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, सब अरे सुई यार मोटी होगी यार, हम कमजोर होकर गिर जाएंगे। हम नहीं भाई, मुझ जैसे बुड्ढे ने 65 बोतल दे दी है। एक मेरे दोस्त ने, उसने 123वीं बोतल दी है अभी, मुर्तजा साहब पिंडी में। अब उसने ग्रुप बना लिया, हार्ड वर्कर है, स्टील वर्कर, वो तो काम करता है स्टील का उसका। अब उसने ग्रुप बना लिया ब्लड देने, तो अल्लाह ने उसको सेहत दी हुई है ना, यंग लगता है। 123 बोतल रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान में उसने, जबरदस्त। हम सब कर सकते हैं इंशाल्लाह जी, कर सकते हैं बिल्कुल, और टेस्ट जरूर करें। सही है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसको गुफ्तगू का समअप अगर करें, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी पूरी गुफ्तगू हुई है, कि सबसे पहले तो काशिफ इकबाल की स्टोरी, और उसके बाद हमने बात की इसके असबाब की, कि क्या असबाब हो सकते हैं पाकिस्तान में, इसका रेशो क्या है,
और इसी तरह से इससे बचाव के कौन कौन से तरीके, यानी सद्देबाप, एक असबाब फिर सद्देबाप पे हमने बात की। और इस वक्त जो है अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में ये दिन ब दिन चीज़ें बढ़ रही हैं और उसकी रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। और ख़ुद यही कुछ एक दावत फ़िक्र भी दी आपने लोगों को कि अपना टेस्ट वगैरह जो करवाना है वो बहुत ज़रूरी है। और एक जो वालिदैन को मैं जाते जाते यही चाहता हूँ कि आपने चूँकि ये तकलीफ़ देखी है ना, आपने बात तो की जनरली, लेकिन हमारे यहाँ ना ये जो कबीलों की ज़िद है ना, कौमियतें और कौमियतों और कबीलों की ज़िद है, मैंने हाँ बलूचिस्तान बलूचिस्तान जी सब जगह गया हूँ, उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह का वास्ता है, अगर टेस्ट के बाद इस तरह का कोई मतलब नतीजा खुदा ना खास्ता आता है तो प्लीज़, और अगर कोई टेस्ट नहीं करवाता तो कज़न मैरिजेस ओवरऑल यानी उसकी कसरत को आप यानी वो उसकी यानी हौसला अफजाई आप रास्ता देखते हैं कज़न, हाँ भाई यार वो चाचा की बेटी है, वो मामू का बेटा है, और ये नहीं देख रहे इससे माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ इसके थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं, सही, ये नहीं देख रहे हैं उसको, ठीक है, ज़िंदगी अजाब। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा सा कोई पैगाम वगैरह। मैं आपको बताऊं कि मैं बलूचिस्तान में भी जाता आता, मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, मगर हमारे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। जैसे मैंने बताया कि 95% डॉक्टरों को भी नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है, क्योंकि आम आदमी इससे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे सब। मैं ख़ास तौर पर जैसे सरदारी निज़ाम है, वडेरों का निज़ाम है, पीरों का निज़ाम है, ये कज़न मैरिजेस ज़्यादा इसलिए करते हैं कि इनकी जायदादें बचें, जायदाद बाहर ना जाए। ये कहते हैं जी नहीं लड़की हमारी जो है बाहर क्यों जाए, हमारी बेटी हम अजीज़ रिश्तेदारों को तो देंगे, बाहर नहीं करेंगे। उसके घर में अगर बच्चे मेजर के भी पैदा हो रहे हैं तो उनको उसको इग्नोर करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खानों से, सरदारों से, पीरों से, फ़कीरों से, सबसे, अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ यार अल्लाह के वास्ते ये साइन कर। देखिए मैं हाथ जोड़ा इसलिए जोड़ा कि मैंने एक तकलीफ़ उठाई है अपने बेटे की, कोई और ना उठाए। ऐसे काशिफ क्यों पैदा हों, सेहतमंद काशिफ क्यों ना आपके बच्चे पैदा हों। तो आप मेहरबानी करके अपने ये टेस्ट कबीले सिस्टम पे भी करें। मैं आपके साथ ताउन जब तक जिंदा हूँ काम, इसके लिए मुझे एक कॉल करें, मेरा नंबर 0333320736 पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके इलाके में आने के लिए तैयार हूँ, मशीन लेकर आ जाऊँगा। मैं जब मैं स्कर्दो जा सकता हूँ मशीन लेके, जब मैं जेलब जा सकता हूँ मशीन लेके टेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे आप बुलाएं तो सही, थोड़ा सा खर्चा होता है, वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, मतलब नहीं हालत रज़ा। अच्छा ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कज़न्स आपस में करें, तो ज़रूरी नहीं है, हाँ नहीं माइनर ज़रूरी है, मतलब माइनर है ज़रूरी। कज़न में जैसे मैंने बताया मेरी बहनों में से 17 बच्चे माइनर हैं, 23 में से ज़्यादा चांस है ना। सही है। मैं जाके शादी करता हूँ पठानों में, वहाँ भी माइनर है। मैं भी पठानों में जैसे मर्द ज़्यादा है, हम राजपूत हैं, हमारे में मर्द ज़्यादा है, सिंधियों में बलोचों में अब पठानों में माइनर से शादी कर ली, मेजर का बच्चा के वो लोग बोलेंगे यार तुमने रिश्तेदारों में तो नहीं की, तो पठानों में थी या बंगालियों में की थी, मेजर का बच्चा हो गया। भाई वो माइनर था ना वो। हाँ असल पॉइंट ये है, हाँ टेस्ट करवाना जरूरी, टेस्ट करा के दो माइनर ना हो बस, जमा तो माइनर शादी, जैसे मैंने कहा कि अगर आप लेला मजनू भी है तो शादी ना करें, माइनर कुछ भी करें, पता चल जाए। बिल्कुल आपने मेरे कहने से टेस्ट करा लिया, मैंने मैंने आपके कहने से टेस्ट करा लिया, मैं माइनर निकल आया। अबे यार मैं तो माइनर निकल आया हो। एक हम यूनिवर्सिटी में जाते, एक लड़की रोज जा रही है, मैं तो माइनर निकल आई, मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा बेटा इधर आप, मैंने समझाया, मैंने कुछ भी नहीं बनेगा, आप सेहतमंद से ज़्यादा सेहतमंद हो। सिर्फ ये अब आपको माइनर अकेली खुद थोड़ी हो, आपके अम्मा बाबा में से कोई माइनर था तब आप हुई। अगर आपके वालिद साहब माइनर थे तो आपके जो 8-9 चचा चाची फुप्पियाँ उप्पियाँ, उसमें से 40% लोग आपकी फैमिली में माइनर हैं, आप थोड़ी हो अकेली। ये पता चल गया आपको माइनर। अब अपने घर वालों में मेरी किताब बताएं, मेरी हिस्ट्री जो मैंने बताई वो बताएं, अपने अम्मा अब्बा को लाएं यहाँ पे, ज़रूर सीरियस मैटर। बेटा अब काम आपका है आगे, अपने ख़ानदान को 40% जो लोग माइनर हैं उसको पता तो चले कौन है वो। इतनी सी बात है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। टेस्ट जिंदगी में एक दफ़ा होगा, वन टाइम टेस्ट है, माइनर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब बाद में फैलने वाला, नहीं, ये तो बाय बर्थ है ना सर। आप पैदा, आपकी शक्ल अगर अम्मा अब्बा से मिल रही है, अब्बा से मिल रही है, तो शक्ल चेंज नहीं होगी। जिंदगी तो मिल रही है, अम्मा से मिल रही, तो वो ये इसका वाइड हल है, टेस्ट करा लें। माइनर निकल आया तो कोई बात नहीं, आप ना करें माइनर से शादी, टेस्ट तो बस इतनी सी बात है। और माइनर नहीं है आप, हाँ जी, जिससे दिल चाहे शादी करें, एक शादी करें, 2 करें, 3 करें, कर लें बोले। अगर मैं माइनर नहीं हूँ तो फिर मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, बस ठीक है। बहुत सारी बीमारियाँ बच सकती हैं,
जैसे आपने कहा था स्पेशल बच्चे बहुत पैदा होते हैं, कितनी परेशानी होती है। जो माजूर, एक घर में मैंने हैदराबाद में देखा 6 बच्चे, 6 के 6 माजूर थे। लड़कियां घसीट के चल रही हैं, जवान हो गई उसी हालत में, बुरे हाल हैं उनके, गुर्बत। ना सर, हमारी रियासत को आगे आना पड़ेगा। आज जैसे आपने आज ये प्रोग्राम किया है, हो सकता है आपके इस प्रोग्राम से कई जिंदगियां बच जाए इंशाल्लाह ताला, कईयों को ब्लड मिल जाए, उनकी ज़िंदगी बच जाए इंशाल्लाह। हमारा तो वक्ती तौर पे एक प्रोग्राम का रिश्ता नहीं है, एक कॉज का रिश्ता है इंशाल्लाह आपसे, और रहेगा इंशाल्लाह अजीज़। ज़रूर। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस पॉडकास्ट में बहुत ही अहम बातें हुई थैलीसीमिया को लेकर, और जो शख्सियत हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, वो उस शख्सियत से बेहतर दुनिया का कोई डॉक्टर आपको थैलीसीमिया पे लेक्चर नहीं दे सकता। मैं ये श्योरली आपको बता सकता हूँ इंशाल्लाह। उस शख्सियत ने एक साल हर साल अपने बच्चे की तकलीफ़ देखी है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इटली, पता नहीं दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स, और 90s में 70 लाख रुपए का इलाज उसके लिए उन्होंने मेहनत की। तो दो की एक बहुत ही सैड और बड़ी ही जज्बाती स्टोरी है जो हमने आज की इस पॉडकास्ट में हमसे सुनी है। तो वो जब भी वो सुनाते हैं, तो आज उस डेथ को 96 में डेथ हुई है, आज तकरीबन उसको कोई 25 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी वो गम उसी तरह से ताज़ा है। और सुनने वाला या फिर सुनाने वाला, जिस तरह उन्होंने जब वो बताते हैं अपने बच्चे की स्टोरी, तो हमारा कलेजा जो है वो मुँह को आता है। तो वो सिर्फ इसलिए कि हमें उससे कुछ सबक मिल जाए। इसी तरह से उन्होंने थैलीसीमिया के असबाब, उसके सद्देबाब, वो कौन सी एक चीज़ है जो ज़िंदगी में एक बार हमने करनी है, और उसके बाद हम हमेशा के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से इस बीमारी से अपने बच्चों, अपनी नस्लों को महफूज कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये थैलीसीमिया की बीमारी बढ़ रही है, और हमें इस पर कंट्रोल करना है, एज ए सोसाइटी इसके लिए किरदार अदा करना है। और आप कि थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं उनको ब्लड लगना वो हल नहीं है, वो ब्लड जो है एक जहर की तरह उनके जो है ना जिस्म में जा रहा है, जो अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंस जी बहुत, वो आयरन भी एक जहर ही अल्टीमेटली बन जाता है ना, जहर से भी जी, और वो दिल को और जिस्म को फाड़ के रख देता है, और कितनी तकलीफ होती है, बस हो जाती है सारी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता करे। जो बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको अल्लाह ताला उनके ऊपर सेहत आफियत का मामला रखें, और आइंदा दुनिया भर में जितनी इंसानियत आबाद है उसको, उसकी नस्लों को इस बीमारी से महफूज रखें, तमाम बीमारियों से महफूज रखें। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इकबाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर को सैल्यूट है 1000 बार। अल्लाह ताला इन हज़रात को जज़ाए खैर दे। ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, और हम सब का फ़र्ज़ किफ़ाया है जो अदा कर रहे हैं ये। तो हमें इनके साथ जिस तरह ब्लड देना चाहिए, जी ब्लड देना चाहिए, बिल्कुल यही बात है कि ये भी इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि जो भी इनके काशिफ इकबाल थैलीसीमिया सेंटर में जाके टेस्ट करवाना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट करेंगे, और एक टेस्ट के नतीजे में आपको 7 से 8 रिपोर्ट्स, आपकी बीमारियों की रिपोर्ट्स मिलेंगी इंशाल्लाह। वहाँ आप जाइए, टेस्ट भी करवाइए, और अपना फरीज़ा समझ के एक ब्लड खून अतिया कीजिए, क्योंकि मैंने इनका ब्लड बैंक इस बार जाकर देखा है तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। अल्लाह ताला हम सबको अपना फ़र्ज़ समझने की भी अदा करने की तौफीक अता करे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।